क्या आपने कभी सोचा है कि समय कितना कीमती है? जीवन में हर पल का अपना महत्व है और जब बात कानून की आती है तो समय का हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन, हर महीना और हर साल बेहद मायने रखता है। एक छोटी सी समय सीमा का चूक जाना या समय की गलत गणना किसी व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। ये स्वतंत्रता, न्याय और अधिकारों के प्रयोग से जुड़ा एक मूलभूत पहलू है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन लॉ इन हिंदी चैनल पर। आज हम कानून के एक ऐसे छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पहलू पर बात करने जा रहे हैं जो समय की हमारी समझ को कानूनी रूप से परिभाषित करता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 49। ये धारा दिखने में भले ही बहुत सीधी सादी लगे, लेकिन इसका महत्व हमारी कानूनी प्रणाली की नींव में गहराई तक छिपा है। ये सुनिश्चित करती है कि कानून में वर्ष और मास का अर्थ हर जगह एक ही हो, जिससे कोई भ्रम न हो। समय की इस परिभाषा में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता कानूनी प्रक्रियाओं में अराजकता और अन्याय का कारण बन सकती है। सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, अपील करने के अधिकार या कानूनी प्रक्रिया की वैधता को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार ये प्रतीत होने वाली सरल परिभाषा कानूनी निश्चितता और व्यक्तिगत अधिकारों पर गहरा प्रभाव डालती है। ये सरल परिभाषात्मक धारा सभी समयबद्ध कानूनी प्रक्रियाओं में कानूनी निश्चितता और पूर्वानुमेयता के लिए एक मूलभूत स्तंभ के रूप में कार्य करती है। ये सुनिश्चित करती है कि जब कोई भी कानून वर्ष या मास को संदर्भित करता है तो उसका अर्थ सार्वभौमिक रूप से समझा और लागू किया जाता है, जिससे कानून का मनमाना अनुप्रयोग कम होता है और नागरिक अपने अधिकारों व दायित्वों को ठीक से जान पाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 49 स्पष्ट रूप से बताती है कि जहां कहीं वर्ष शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां यह समझा जाना है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल की जानी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी भारतीय कानून में साल या महीने का जिक्र होता है तो उसकी गिनती ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे ब्रिटिश कैलेंडर भी कहा जाता है, के हिसाब से की जाती है। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च जैसे महीने और 365 या 366 दिनों का साल। ये धारा किसी अपराध को परिभाषित नहीं करती या किसी सजा का प्रावधान नहीं करती, बल्कि ये एक परिभाषा धारा है। इसका काम अन्य धाराओं में इस्तेमाल होने वाले वर्ष और मास जैसे शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करना है, ताकि पूरे कानून में एकरूपता बनी रहे। ये परिभाषा अस्पष्टता को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत एक ऐसा देश है जहां विविध कैलेंडर प्रणालियां मौजूद है, जैसे चंद्र कैलेंडर या विभिन्न क्षेत्रीय कैलेंडर। यदि वर्ष या मास जैसी बुनियादी समय इकाइयों की परिभाषा मानकीकृत नहीं होती तो विभिन्न अदालतों या क्षेत्रों में कानून के असंगत अनुप्रयोग की संभावना बढ़ जाती। उदाहरण के लिए 6 महीने की सजा का अर्थ विभिन्न लोगों या विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता था, जिससे कानूनी प्रणाली में अराजकता और अन्याय उत्पन्न होता। ये धारा इस भ्रम को दूर करती है और पूरे देश में एकरूपता को अनिवार्य बनाती है। ये सरल परिभाषात्मक धारा कानूनी निश्चितता और पूर्वानुमेयता के लिए एक मूलभूत स्तंभ के रूप में कार्य करती है। जब समय इकाइयों का अर्थ एक समान होता है तो समय पर आधारित सभी गणनाएं, जैसे सजा की अवधि या परिसीमन अवधि, अनुमानित हो जाती है। ये पूर्वानुमेयता कानून के शासन की आधारशिला है। नागरिक ठीक से जान सकते हैं कि उनके अधिकार या दायित्व कब शुरू या समाप्त होते हैं, जिससे कानून के मनमाने अनुप्रयोग में कमी आती है। भारतीय दंड संहिता का मसौदा लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश शासन के दौरान 1860 में तैयार किया था और इसे 1862 में लागू किया गया था। उस समय ब्रिटिश कैलेंडर भारत में प्रशासनिक और कानूनी उद्देश्यों के लिए मानक था। ये अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित न्यायिक और प्रशासनिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग था। आजादी के बाद भी भारत ने इस संहिता को बड़े पैमाने पर बरकरार रखा और इसके साथ ही समय की इस परिभाषा को भी इसकी व्यावहारिकता और एकरूपता सुनिश्चित करने की क्षमता के कारण बनाए रखा गया। स्वतंत्रता के बाद भी इस ब्रिटिश युग की परिभाषा को बनाए रखना कानूनी निरंतरता के प्रति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। स्वदेशी कैलेंडरों के साथ संरेखित करने के लिए पूरी प्रणाली को बदलने के बजाय कानूनी दक्षता और स्थिरता के लिए एक कार्यात्मक और सार्वभौमिक रूप से समझा जाने वाला मानक बनाए रखा गया था।
ये केवल एक औपनिवेशिक थोपना नहीं था, बल्कि विविध समयपालन परंपराओं वाले एक नव स्वतंत्र राष्ट्र में निरंतरता के लिए एक व्यावहारिक विकल्प था। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं, और हर समुदाय का अपना कैलेंडर या समय गणना का तरीका हो सकता है, जैसे हिंदू पंचांग, हिजरी कैलेंडर आदि। कल्पना कीजिए, अगर कानून में मास या वर्षा का कोई निश्चित अर्थ न होता, तो हर मामले में यह बहस होती कि किस कैलेंडर के अनुसार समय की गणना की जाए। इससे कानूनी प्रक्रियाओं में भारी भ्रम, देरी और असमानता पैदा होती। धारा 49 इस भ्रम को दूर करती है। यह सुनिश्चित करती है कि देश के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति के लिए कानूनी समय की गणना एक ही मानक के अनुसार हो। यह धारा एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली उदाहरण के रूप में कार्य करती है कि कैसे कानूनी ढांचे समय जैसी मूलभूत अवधारणाओं के लिए एक एकल, स्पष्ट मानक स्थापित करके सांस्कृतिक और पारंपरिक विविधताओं को पाट सकते हैं। यह प्रशासन को सरल बनाती है और व्यक्तिगत कैलेंडर वरीयताओं की परवाह किए बिना कानून के समान अनुप्रयोग को सुनिश्चित करती है, जिससे ये एक एकीकृत कानूनी मानक बन जाती है। आईपीसी की धारा 49 सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण आधार है जो भारतीय कानून की कई अन्य धाराओं को समझने और लागू करने में मदद करता है। ये अदालती कार्यवाही, सजा की गणना और कानूनी समय सीमाओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये समय गणना को मानकीकृत करके प्रक्रियात्मक त्रुटियों या कैलेंडर विसंगतियों के आधार पर कानूनी चुनौतियों की संभावना को काफी कम कर देती है, जिससे अन्यथा अन्याय या लंबे मुकदमेबाजी हो सकती है। जब किसी व्यक्ति को 6 महीने की कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो धारा 49 ये सुनिश्चित करती है कि इसका मतलब 180 दिन नहीं, बल्कि ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार पूरे 6 कैलेंडर महीने होंगे। उदाहरण के लिए, यदि सजा 15 जुलाई को शुरू होती है, तो ये अगले वर्ष 14 जनवरी को समाप्त होगी, न कि 180 दिन बाद। ये कैदियों की रिहाई की तारीखों की गणना में जेल अधिकारियों की मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सजा की अवधि में कोई अस्पष्टता न हो। कानूनी प्रक्रियाओं में अपील दायर करने या शिकायत दर्ज करने के लिए अक्सर एक निश्चित समय सीमा होती है, जैसे 3 महीने। धारा 49 ये स्पष्ट करती है कि इन महीनों की गणना भी कैलेंडर माह के अनुसार की जाएगी, न कि दिनों की संख्या के आधार पर। उदाहरण के लिए, यदि कोई निर्णय 1 अप्रैल को पारित किया जाता है और अपील के लिए 3 महीने की समय सीमा है, तो अपील 30 जून तक दायर की जानी चाहिए, न कि 90 दिन बाद। यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी अधिकार समय पर प्रयोग किए जा सकें और समय सीमा चूकने जैसी प्रक्रियात्मक त्रुटियों से बचा जा सके। प्रोबेशन, परिवीक्षा या पैरोल पर रिहा किए गए व्यक्तियों के लिए भी उनकी निगरानी की अवधि वर्षों या मासों में निर्धारित की जाती है। धारा 49 इन अवधियों की सटीक गणना सुनिश्चित करती है, जिससे उनके कानूनी दायित्वों और अधिकारों में स्पष्टता आती है। यहां तक कि निजी अनुबंधों या अन्य कानूनी दस्तावेजों में जहां वर्ष या मास का उपयोग किया जाता है, धारा 49 की भावना का पालन किया जाता है, ताकि समय सीमा की व्याख्या में कोई विवाद न हो। ये प्रतीत होने वाली मामूली परिभाषा न्यायिक और सुधारात्मक प्रणालियों के समग्र दक्षता और सुचारू कामकाज में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि हर अदालत को हर मामले के लिए मास का क्या अर्थ है, इस पर बहस करनी पड़ती, तो प्रणाली ठप हो जाती। धारा 49 प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती है, जिससे न्यायाधीशों, वकीलों और जेल अधिकारियों को समय की एक साझा समझ के साथ काम करने की अनुमति मिलती है, जिससे न्याय प्रणाली अधिक कुशल बनती है। समय की एक छोटी सी गलती कैसे किसी के जीवन पर भारी पड़ सकती है, इसे समझने के लिए आइए रोहन की कहानी पर गौर करें। रोहन एक युवा, मेहनती व्यक्ति था, जिसकी छोटी बहन प्रिया एक झूठे आरोप में फंस जाती है। अदालत उसे ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराती है जो उसने नहीं किया था, और उसे 6 महीने की सजा सुनाई जाती है। रोहन को पता चलता है कि ऊपरी अदालत में अपील दायर करने के लिए उनके पास 1 महीने का समय है। रोहन, जो अपने परिवार में प्रचलित पारंपरिक कैलेंडर जैसे विक्रम संवत या हिजरी के अनुसार समय की गणना करने का आदी है, 1 महीने को 30 दिन मान लेता है। वो अपने वकील से सलाह लेने में थोड़ी देरी करता है, ये सोचकर कि उसके पास अभी भी कुछ दिन है। अपील दायर करने की अंतिम तिथि करीब आ जाती है और रोहन को लगता है कि उसके पास पर्याप्त समय है।
वो भावनात्मक रूप से तनाव में है क्योंकि उसकी बहन की स्वतंत्रता दांव पर है। जब वो अंततः अपने वकील से मिलता है तो वकील उसे बताता है कि अपील दायर करने की अंतिम तिथि ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार कुछ ही घंटों में समाप्त होने वाली है, क्योंकि एक महीना का अर्थ कैलेंडर माह होता है, चाहे उसमें 28, 29, 30 या 31 दिन हो। रोहन को गहरा झटका लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वकील उसे आईपीसी धारा 49 के बारे में बताता है और समझाता है कि कानून में समय की गणना कैसे की जाती है। ये कहानी एक शुष्क कानूनी परिभाषा को मानवीय बनाती है, ये दर्शाते हुए कि मास की परिभाषा जैसी एक छोटी सी तकनीकीता भी व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए कितने गहरे, भावनात्मक और जीवन दलने वाले परिणाम दे सकती है। एक नाटकीय दौड़ के बाद रोहन और वकील अंतिम क्षण में अपील दायर करने में सफल होते हैं। प्रिया को बाद में निर्दोष साबित कर दिया जाता है और रिहा कर दिया जाता है। इस कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि कैसे कानून में समय की एक छोटी सी परिभाषा को न समझना भी बड़े परिणामों का कारण बन सकता है और कानूनी जानकारी का सही ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। कहानी का समाधान, जहां रोहन को समझ मिलती है, दर्शकों को सटीक कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए परोक्ष रूप से प्रोत्साहित करता है, जिससे कानूनी ज्ञान के महत्व पर बल मिलता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 49, जो केवल वर्ष और मास जैसे शब्दों को परिभाषित करती है, हमारी कानूनी प्रणाली में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये धारा पूरे देश में कानूनी समय की गणना में एकरूपता, स्पष्टता और निश्चितता सुनिश्चित करती है, जिससे न्याय प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है और किसी भी प्रकार के भ्रम या अन्याय की गुंजाइश कम हो जाती है। ये धारा ये दर्शाती है कि सूक्ष्म स्तर पर सटीकता, एकल शब्द को परिभाषित करना, एक विशाल और विविध राष्ट्र में मैक्रो स्तरीय कानूनी स्थिरता और न्याय के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये हमें ये भी सिखाती है कि कानून की किताब में कोई भी शब्द छोटा या महत्वहीन नहीं होता। हर परिभाषा, हर प्रावधान एक बड़े कानूनी ढांचे का हिस्सा होता है, जो हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। कानून की छोटी से छोटी परिभाषा भी कितनी शक्तिशाली हो सकती है। ये धारा 49 उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि भारतीय कानून में विभिन्न अधिनियमों में समान संख्या वाली धाराएं हो सकती है, जिनके अर्थ पूरी तरह से भिन्न होते हैं। दर्शकों के लिए भ्रम से बचने और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तालिका भारतीय दंड संहिता की धारा 49 को अन्य समान संख्या वाली धाराओं से अलग करती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल इंडियन लॉ इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कानून की इन महत्वपूर्ण बातों को जान सकें। डिस्क्लेमर: ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी कानूनी मामले के लिए कृपया हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से सलाह लें। हमारा उद्देश्य आपको भारतीय कानून की बारीकियों को सरल भाषा में समझाना है, ताकि आप एक जागरूक नागरिक बन सकें। धन्यवाद।